अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। लिख देते हैं हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। क्या है अपना टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इस बारे में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। टॉपिक का नाम अभी हमने लिखा है और टॉपिक भी थोड़ी देर में ही स्टार्ट होगा। ये इसकी हेडिंग जरूर लिख दी है बट एक्चुअल में इससे आगे को हेडिंग भी शुरू होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, इससे आगे का जो टॉपिक है वो उसी पे बेस्ड होगा। तो बेटा ये पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए एरिया वेक्टर। सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या पता होनी चाहिए बेटा एरिया वेक्टर। उससे स्टार्ट करते हैं। एरिया वेक्टर जिसको कि लिखा जाएगा ए वेक्टर से। ठीक है, तो इस बारे में स्टार्ट करते हैं। जो भी अपने पास में कोई भी अगर एरिया है ना, किसी भी सरफेस का जो एरिया है तो बेटा एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब तक जो भी एरिया था उसको हम क्या मानते हुए आए थे कि वो स्केलर है अपने पास में। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हमने पढ़ा था ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा था, जो कि फॉर्मूला होता था ए क्रॉस बी। और ए की अगर मैं बी से क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो अपने पास में बट एरिया तो स्केलर होता है, इसलिए हम उसका मैग्नीट्यूड लिख देते थे। बट एक्चुअल में एरिया भी अब अपने पास में वेक्टर होने लग गया है। ठीक है, जैसे कि बेटा ये अगर अपने पास में कोई सरफेस है, ठीक है, ये अगर कोई सरफेस है, इसको इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो देखो कैसे रहेगा। इस सरफेस का जो एरिया है ना वो इस तरीके से होगा, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नीचे वाली सरफेस का एरिया है वो नीचे से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बहुत पतली सी सरफेस है तो चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो एरिया वेक्टर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टाइम से जो भी हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या मान के चलेंगे कि एरिया अपने पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके साथ में एक डायरेक्शन भी अटैच है। और किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, उस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उस एरिया से नॉर्मल टू द एरिया, वो होता है अपने पास में एरिया वेक्टर। एरिया के साथ में एक डायरेक्शन और जुड़ गई है। मैग्नीट्यूड वही है जो मीटर स्क्वायर में आ रहा है, ऐसे यूनिट्स में लिख रहे हैं। तो इसको लिख देता हूं मैं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है whose मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो एरिया ऑफ सरफेस के इक्वल है, एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। तो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो एरिया जो प्लेन का एरिया है उससे परपेंडिकुलर। ऐसे डिफाइन किया जाता है बच्चे मेरे एरिया वेक्टर। देखो जैसे कि अगर अपने पास में कोई इस तरीके की प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में इसका एरिया है अपने पास में, इससे नॉर्मल की डायरेक्शन जो है वही किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर। ठीक है, चाहे ऊपर वाली डायरेक्शन मान लो चाहे नीचे वाली, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेन एरिया के अंदर में। ठीक है, बस थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम डायरेक्शन लेते हुए चलेंगे। जब तक कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाता ना तब तक एक डायरेक्शन मान लिया आउटवर्ड तो आउटवर्ड ही मान लेंगे, मतलब इस तरफ मानी है तो इस तरफ ही मानेंगे, नीचे की तरफ मानी है तो हमेशा ही नीचे की तरफ मानते रहेंगे। उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि बेटा अगर अपने पास में ये कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड ऐसे हैं, एम वेक्टर और एन वेक्टर, ठीक है, तो उस केस में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसको डिफाइन किया जाएगा, जो एरिया वेक्टर है उसको
एम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, एम और एन का जो क्रॉस कर देंगे उससे अपने पास में किसी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, तो एम और एन का क्रॉस करेंगे तो एम से परपेंडिकुलर आ जाएगा। बड़ी ऐसी बात है, ऐसे करके एरिया वेक्टर को लिखा जा सकता है। एन क्रॉस एम से भी सही आंसर आएगा, उससे डायरेक्शन इनवर्ड आएगी, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो बेटा अगर पैरेललोग्राम टाइप में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बट पैरेललोग्राम नहीं भी हो तो भी हमें तो निकालना आना चाहिए। ठीक है, एरिया अलग से निकलेगा, डायरेक्शन अलग से, ऐसा कर लिया करेंगे। ठीक है, और बेटा पर एक अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, कोई भी अगर बेटा कर्व्ड सरफेस हुई तो उस केस में एरिया वेक्टर कैसे मान के चलेंगे, जिस तरफ से वो सरफेस कर्व है उससे आउटवर्ड, या जहां से हमें जो सरफेस है वो कन्वेक्स टाइप से दिख रही है उस तरफ का जो डायरेक्शन है उसको माना जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। फॉर ए कर्व्ड सरफेस एरिया वी कंसीडर ए स्मॉलर एलिमेंट ऑफ एरिया। कर्व्ड सरफेस के लिए एक छोटा सा एलिमेंट एरिया का कंसीडर करेंगे, एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया हैविंग कन्वेक्स सरफेस, या हैविंग नहीं, टुवर्ड्स कर देते हैं, या अलोंग कन्वेक्स सरफेस। बेटा अगर अपने पास में कोई कर्व्ड सरफेस हुई, इस तरीके से है कोई कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ऐसी सी कर्व्ड सरफेस है, तो उसमें एक देखो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसमें टोटल एरिया वेक्टर नहीं लेके चलेंगे, स्मॉल एरिया वेक्टर लेके चलेंगे, और जहां से कर्व्ड सरफेस कन्वेक्स साइड की है उस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर है वो होगा। ठीक है, छोटा सा एरिया है उसको एरिया वेक्टर का मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लिखेंगे और उसकी डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर बना देंगे। ठीक है, जैसे कि बेटा ये अपने पास में माउस है, इस माउस में ये वाली जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस है, तो यहां से ऐसे एरिया वेक्टर रहेगा। ठीक है, ऐसे अब इन सब में आउटवर्ड रहेगी, तो ये कन्वेंशन हम लेके चलेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन में आंसर यूनिफॉर्मेटिविटी से आ रहा हो, इसलिए। ठीक है, चलो तो भाई एक इस पे बेस्ट छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि एरिया वेक्टर का आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, राइट एरिया वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन हैविंग साइड ए। कोई स्क्वायर है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा है और उसकी साइड की वैल्यू है ये, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, और इसका जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी साइड का स्क्वायर इनटू इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है अपने पास में, एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो है जेड एक्सिस, तो ये आंसर आ गया है ए स्क्वायर के कैप, बस के कैप है वो जेड एक्सिस को बता रहा है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं एरिया वेक्टर को, ए स्क्वायर इंटू माइनस के कैप, ले तो भाई ऐसे करके एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है, ऐसे करके लिखा जा सकता है, जो कि अपने पास में प्रॉपर और सही आंसर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ लिख दिया है बेहतरीन तरीके से। अब इसके बाद में लिखने वाले हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उससे पहले एरिया वेक्टर हमें पता होना जरूरी था। अब उसके बाद में जो करने वाले हैं वो है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई से लिखा जाता है बेटा इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो जाता है बेटा, ये बता रहा होता है किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
समझते हैं। जैसे कि बेटा ये अपने पास में एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे अगर बारिश गिर रही है ऊपर से नीचे ऐसे 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 ऐसे, इस सरफेस पे बारिश गिरती जा रही है, ठीक है। तो अगर हमने इसके सामने ऐसे प्लेट रख दी है बारिश के सामने, तो इस प्लेट के ऊपर बारिश गिर रही होगी, ठीक है। तो उस बारिश के कितनी ज्यादा इसके अंदर से बारिश पास हो रही है उसको क्या बोला जाएगा, रेन फ्लक्स, ठीक है। अगर बेटा मैं इसके एंगल को चेंज करके ऐसे बना देता हूं तो उस केस में क्या है कि भाई बारिश कम से कम जा पाएगी, थोड़ी बहुत जा पाएगी, ठीक है, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जा पाएगी। ऐसे कर दूंगा, थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, तो उस केस में थोड़ी सी बारिश जाएगी, थोड़ी सी बारिश जाएगी, सबसे कम बारिश जाएगी, फिर वापिस से ज्यादा बारिश, ज्यादा बारिश, ज्यादा बारिश। तो बेटा उस चीज के जो जितनी बारिश जा पा रही है उसको बोला जाएगा रेन फ्लक्स। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ हो तो उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इस चीज को बोला जाएगा रेन फ्लक्स, ठीक है। कि रेन की कितनी ज्यादा नंबर ऑफ, मतलब की सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी बारिश पास हो रही थी उसको बोला जा रहा था रेन फ्लक्स। बट अपने पास में क्या मैटर करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो जाता है, इट इज मेजरमेंट, इट इज मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल ऑफ सरफेस, पासिंग थ्रू ए सरफेस। जितने नंबर ऑफ लाइंस है कितनी पास हो रही है सरफेस से, कीपिंग एरिया कीपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल टू द एरिया रखेंगे तो उसके अंदर से कितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अदरवाइज अपने पास में कोई एंगल पे भी रख दे तो उस केस में भी अपना आंसर आया करेगा, उससे ऐसा मतलब नहीं है कि भाई उस केस में अपना आंसर नहीं निकला करेगा, उसमें भी अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। ओके मेरे बेटे, चलो तो भाई इसके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखो ऐसे कोई परपेंडिकुलरली सरफेस रखी हुई हो, ऐसी कोई परपेंडिकुलर सरफेस है, ठीक है, लो तो भाई कर दी है परपेंडिकुलरली सरफेस, ठीक है। इसके अंदर से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही है, इस तरीके से इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही हैं। इधर से इसका एरिया वेक्टर है जो कि है भाई ए वेक्टर, ठीक है। अगर मान लो परपेंडिकुलर सरफेस रखी हुई हो बेटा और उससे परपेंडिकुलर ही एरिया रखा हो, बट बेटा एरिया का वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो भाई एरिया वेक्टर है वो भी बना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बना दिया है। सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। सरफेस को समझो, सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। क्लियर वेट है बेटा, क्योंकि एरिया वेक्टर खुद सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड परपेंडिकुलर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बेटा जो परपेंडिकुलर जो एरिया है वो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ऐसे करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है। तो इधर पे जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इस वाले केस के लिए जो फॉर्मूला बना है वो ये बन गया, ठीक है। बट अपने पास में बेटा हर बार जो सरफेस है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक बात है। किसी ना किसी एंगल पे भी हो सकती है कोई सरफेस, तो उस केस में कैसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। और नॉन परपेंडिकुलर एरिया, अगर बेटा जो एरिया है वो सरफेस से परपेंडिकुलर ना हो तो उस केस में फ्लक्स है वो किस तरीके से बनेगा। देखो भाई ऐसे है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हमने ये एक एरिया बना दिया है, लो भाई। ये नहीं बेटे, ये नहीं, ये क्योंकि पैरेलल तो नहीं है ना। इस तरीके से है बेटा अपन पास में अगर एरिया वेक्टर है वो, ठीक है। ऐसे है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे है इसका एरिया वेक्टर। इस मोमेंट पे जो एरिया वेक्टर है वो है इस तरीके से, एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो बेटा देखो इस केस में एरिया के दो कंपोनेंट आएंगे। एरिया के कितने से कंपोनेंट आएंगे इस केस में, एरिया के आएंगे भाई दो कंपोनेंट। एक तो एरिया का इस तरह वाला कंपोनेंट मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा कंपोनेंट जो इस फ्लक्स से परपेंडिकुलर हो। दूसरा कंपोनेंट में एरिया वेक्टर का वो लिख रहा हूं जो इस फ्लक्स से पैरेलल हो, ठीक है। दो कंपोनेंट लिख दिए, एक देखो एक तो ये वाला कंपोनेंट लिख दिया है, एक बेटे ये नीचे वाला कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है। एरिया वेक्टर के कितने से कंपोनेंट लिख दिए हैं, दो कंपोनेंट लिख दिए हैं। बेटा जो दो एरिया के बीच में एंगल है वही उन दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल होगा। तो बेटा इस एरिया के जो अपने पास में ये यहां से इसका नॉर्मल वेक्टर है, इधर वाली सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। जो एंगल है वो अपने पास में है 0 डिग्री, बट इस वाली सरफेस के बीच में और इसके बीच में जो एंगल है, इन दोनों सरफेसिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर का इधर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, ए कोस थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। ए कोस थीटा वो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, ये वो एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। साथ साथ में ए साइन थीटा ये वो अपने पास में कंपोनेंट है एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों के दोनों कंपोनेंट हमने लिख दिए हैं। नॉन प्लेनर एरिया के लिए ये दो कंपोनेंट अपने पास में आएंगे, ठीक है बेटा, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। अब देखो इससे पास होता हुआ फ्लक्स है कितना होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे एरिया रखा हुआ है तो कोई भी कंपोनेंट पास नहीं होगा, एरिया तो बहुत थिन है, नैरो एरिया है, तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स सिर्फ किस कंपोनेंट की वजह से आएगा, इस ए कोस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पैरेलल एरिया। पैरेलल एरिया से तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है ई इंटू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और फ्लक्स को लिखा जा सकता है ई ए कोस थीटा। फ्लक्स का मतलब हो जाता है ई डॉट। तो कोई अगर नॉन परपेंडिकुलर एरिया है तो उसका फ्लक्स लिखा जा सकता है ई और ए का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट।
तो ये अपने पास में बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया है, जिसको ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है उससे लिखा गया है। चलो भाई यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लेन एरिया के अंदर में अगर बेटा देखो प्लेन एरिया में कैसा फॉर्मूला यूज करना है, ई ए कोस थीटा ही यूज करना है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो उनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, जीरो, तो कोस जीरो है वो 1 बन जाएगा। तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला या ई डॉट ए यही यूज करना है बस। पर बेटा ऐसा नहीं होता है कि हर बार ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास में यूनिफॉर्म हो और जो एरिया है वो प्लेनर हो। ऐसे इसमें देखो प्लेनर एरिया ही थे, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लेन जो एरिया है वो किसी भी शेप में हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन प्लेनर एरिया, अगर नॉन प्लेनर एरिया हो ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उस केस में फ्लक्स है उसका क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा। चलो तो भाई ये मान लिया है हमने एरिया। ठीक है, ऐसी कोई सरफेस है जिस सरफेस को हमने कंसिडर कर लिया है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मान लिया भाई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग, स्पेसिंग इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं बेटा, इस केस में हम मान के चलते हैं एक छोटा सा एरिया कंसिडर करके चलते हैं, एक छोटा सा एरिया। ठीक है, और वो छोटा सा एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या हो जाता है, इस सरफेस से कन्वेक्स सरफेस की तरफ में वो हो जाता है बी ए वेक्टर। छोटा सा एरिया है वो हमने डी ए मान लिया, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर ये मान लिया है। इस मोमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, टेंजेंट बनाते हैं तो, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस केस में लिखा जाएगा स्मॉल फ्लक्स, क्योंकि छोटा सा एरिया तो छोटे से एरिया से एक छोटा सा फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स पास होता होगा, उसकी वैल्यू क्या है, तो स्मॉल फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का जो स्मॉल एरिया है दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट टी ए, ऐसे करके टोटल फ्लक्स है वो निकाला जाएगा। ठीक है, ई डॉट टी ए का इंटीग्रेशन। अगर बेटा क्लोज्ड सरफेस है, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस होती है ना, तो अपने पास में इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के लिए, उसके बीच में एक सर्कल सा लगा देते हैं, उसको लिखा जाता है ई डॉट डी ए है वो तो सही है, बस इसमें जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी यही वाला फॉर्मूला ही यूज किया जाएगा। तो अगर कोई अपने पास में ऐसा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉन प्लेनर एरिया है, या इन दोनों में से दोनों है या एक भी है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अगर इससे आगे और लिखें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो लिख लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट हो जाती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की है न्यूटन पर कूलम और एरिया है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट लिखते थे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या यूनिट आ जाएगी, तो वोल्ट मीटर, वोल्ट को वी से लिखते हैं इनटू मीटर, ऐसे करके इसकी एसआई यूनिट है वो बन जाती है। ठीक है, डायमेंशन भी लिख सकते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखा जा सकता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया।
फोर्स की डायमेंशन है बेटा m1l1t-2, एरिया की है l2, और जो चार्ज है उसकी हो जाती है एम्पियर इंटू टाइम, a इंटू टी। यहाँ पे जो a है उसको एरिया से कंसिडर मत करके चलना। इससे अपने पास में डायमेंशन निकल के आ जाएगी m1l3p-3 और a-1। ये हो जाती है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। बस इतनी आसान सी है, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, इतना तो तुम्हें आता भी है। ठीक है, चलो तो भाई और इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाए, कुछ चीजें जो मिस हुई हैं वो भी आप सोच सको। ठीक है मेरे बच्चे, तो करते हैं एक पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल से करता हूं शुरू। लेट ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हाइट h इज प्लेस्ड, हाइट है सिलेंडर की वो है कैपिटल H, इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया है विद एक्सिस ऑफ सिलेंडर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से लिखा गया हो तो उस सिलेंडर से पास होता हुआ हमें फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। चलो तो बेटा इसका जो डायग्राम है वो मैं बना देता हूं। ऐसा सिलेंडर है, सिलेंडर को बनाते हैं इस तरीके से, लो भाई बना दिया सिलेंडर। ठीक है, ऐसा करके है इससे पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे है अपने पास में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? ये अपने पास में बन गया है बेटा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी आईपैड में तो इसलिए रुक गया था एक बार। हाँ ठीक है, तो देखो बेटा ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से है अपने पास में सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इसको रखा गया है। इसकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू r है, इसकी जो हाइट है उसकी वैल्यू h। इससे पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इसकी हर किसी सरफेस से। ठीक है, तो बेटा निकालते हैं। पहली सरफेस मान लेते हैं इसकी है ये भाई प्लेनर सरफेस, दूसरी सरफेस मान लेते हैं इसकी ये दूसरी वाली प्लेन सरफेस, और तीसरी सरफेस मान लेते हैं ये। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। अब निकालते हैं बेटा फ्लक्स थ्रो पहली सरफेस φ1, फर्स्ट सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स। फर्स्ट सरफेस है बेटा बिल्कुल प्लेन सरफेस है, और इधर से इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है प्लेन सरफेस का, फुल का कंप्लीट एरिया वेक्टर निकला पड़ेगा। और कंप्लीट एरिया वेक्टर है जनरली अब अपने पास में कैसे लिखा जाएगा, आउटर डायरेक्शन में लिखा जाएगा, तो आउटर की डायरेक्शन में लिख दिया है। ठीक है, कन्वेक्स सरफेस है उससे बाहर की तरफ में, तो हर हमेशा यही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ए, एरिया वेक्टर है इस तरीके से, तो फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई, एरिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री, कोस 0 हो जाता है 1, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बन जाता है इस सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स, फर्स्ट सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स। इसके बाद लिखना है φ2, वो हो जाएगा ई डॉट ए, दूसरी वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो अपने पास में आएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री, वैल्यू हो जाएगी ई इंटू इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर कोस ऑफ 180 डिग्री।
कैसे है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस डायरेक्शन में, ये देखो दिख रहा है, हर एक पे लाइन पे एरो बना सकते थे। एरिया वेक्टर है इसका बाहर, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। कोस 180 होता है -1, तो आंसर आ जाएगा -e इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स हमने निकाल दिया है। थर्ड सरफेस है अपने पास में, ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की, ऐसे वाली कर्व्ड सरफेस, ऐसे कर्व्ड, ठीक है। इस वाली कर्व्ड सरफेस से जाता हुआ फ्लक्स निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस में बेटा एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, और वहां से जो डायरेक्शन आती है वो क्या आ जाती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। डीए वेक्टर, रेडियली आउटवर्ड भी उसको बोल सकते हैं, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वहां वहां से बाहर की तरफ आ रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया। तो इस केस में फ्लक्स निकालते हैं। इस केस में फ्लक्स है वो टोटल तरीके से नहीं आएगा, ई डॉट डी ए वाले मेथड से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस प्लेन सरफेस नहीं है, कर्व्ड सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर है इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इधर पे अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ऐसे लिख दो E इंटू डी ए इंटू कोस 90। तो क्या आंसर बन जाना है इसका 0। तो जो कर्व सरफेस है उससे पास होता हुआ फ्लक्स है वो हो गया है 0। तो ऐसे करके अपने पास में अगर ये पूछा जाए इसकी जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, E इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस E इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस 0। ओवरऑल कितना फ्लक्स बन रहा है बेटा 0। बहुत बढ़िया। और काम की चीजें जो है हमने सीख ली है। तो भाई यहां से हमें जो चीजें पता चली हैं वो लिख लेता हूं। देखो बेटा, पहली सरफेस है, इससे क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर से हो क्या रहा है, पहले तो इस बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं। इस सरफेस में बेटे बोल देंगे कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बाहर आ रही हैं। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखेंगी उस सरफेस का फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस है ये इस तरफ है, इसके अंदर एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो वहां से पास होता हुआ फ्लक्स है उसको क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और जिस सरफेस में लाइंस, मतलब कि इस वाली ये तो अपने पास में कर्व्ड सरफेस है जिसके अंदर में कोई भी लाइन एंटर नहीं कर रही है, ठीक है। तो जिसमें कोई भी लाइन एंटर नहीं करेगी उसका फ्लक्स 0 है। ओवरऑल फ्लक्स कैसे निकाला, तो ओवरऑल जो अपने पास में ये जो शेप थी इसके अंदर अपने पास में क्या हो रहा है बेटा, जितनी लाइंस एंटर कर गई हैं उतनी ही लाइंस बाहर निकल गई हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर से जो पास होता हुआ नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0। ऐसा करके इन तीनों पॉइंट्स को हमने समझा है। क्लियर बात है बेटा। तो अब ये सारी की सारी बातें जो हैं यहां से जो चीजें सीखी हैं वो सब लिख लेते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो है बेटा अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ है, ई ए कोस थीटा, मतलब कोस थीटा पे डिपेंडेंसी है। बेटा कोस थीटा में क्या होता है, जब थीटा 90 डिग्री से कम है, जब थीटा 90 डिग्री है, जब थीटा मोर देन 90 डिग्री, तो उस केस में जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो अपने पास में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो उस केस में जो फ्लक्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। जब एंगल की वैल्यू मोर देन 90 है और 180 से तक है, ठीक है, ये अपने पास में 0 से 90 है, ये है 90 से 180। तो इस केस में जो फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लक्स है इसके बारे में जो पॉइंट है वो निकल के आते हैं। ये कोस थीटा की डिपेंडेंसी से लिखा है। मेन जो पॉइंट है वो है सेकंड भाई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस से बाहर आ रही हैं, ठीक है, देन फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव,
तो उस केस में जो फ्लक्स है उसको क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सरफेस में एंटर कर रही हैं तो उसका फ्लक्स है उसको नेगेटिव लिया जाएगा। देन फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है। ठीक है कि भाई किस केस में नेगेटिव लेंगे, किस केस में पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फ्लक्स के लिए ये अपने पास में प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसके बाद में नंबर थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे, एक और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितने से एंगल पे सरफेस को रखा हुआ है। ठीक है, तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे और ओरिएंटेशन पे। तो इस चीज को लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एंड ओरिएंटेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन तीनों पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे और साथ साथ में ओरिएंटेशन पे। तो ये है अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो पॉइंट है सारे के सारे लिख दिए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक के बढ़िया तरीके से। ठीक है, एरिया वेक्टर समझाए बेटा हमने सबसे पहले। तो एरिया वेक्टर है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अभी इससे आगे एरिया को कैसे माना जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी की तरह। उसके बाद में लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद में एक क्वेश्चन किया है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ पॉइंट्स लिख दिए। अब यहां से आता है गॉस लॉ। बेटा गॉस लॉ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, गॉस लॉ ही इस जिंदगी का सार है। क्या ही बात कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का सार है गॉस लॉ ही। ठीक है, उसी के बारे में ही अब लिखने वाले हैं। गॉस लॉ या गोज लॉ। ठीक है, गॉस नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस लॉ को दिया था बेटा। इसने क्या बताया था कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से पास होता हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू है कि उस सरफेस में कितना सा चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, ये हो जाता है गॉस लॉ। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ये क्या बता रहा है बेटा, किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होता हुआ फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस सरफेस में जितना चार्ज है उसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। और यहां पे बेटा एप्सिलॉन नॉट है वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमने कूलम्स फोर्स लिखा था उसमें लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वही वाला एप्सिलॉन नॉट है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन एसआई। ठीक है, ये है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस कितनी ज्यादा लाइंस को परमिट कर रहा है अपने अंदर से जाने के। ठीक है भाई, अब देखो बेटा क्या फॉर्मूला है अपने पास में, किसी भी सरफेस से पास होता हुआ जो टोटल फ्लक्स है या जो नेट फ्लक्स है वो अपने पास में उसका फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी ए ऐसे लिखा जा सकता है, फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाता है अपने पास में इसका फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी सरफेस से पास होता हुआ टोटल फ्लक्स के लिए जो आंसर है वो।
ठीक है बेटा, चलो अब एक डायग्राम बना के इस सिचुएशन को समझाता हूं। इस तरीके से है कोई सरफेस, इस सरफेस में ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, +Q1 -Q2 और +Q3 Q4 और वही -Q5। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों है नेगेटिव। चलो भाई, चार्ज है उनको हमने लिख लिया है। अब इस केस में इस सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स लिखना है, तो क्लोज सरफेस है तो इससे पास होता हुआ जो फ्लक्स लिखेंगे ना इस सरफेस से, नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी है, तो उसकी नेट वैल्यू आ जाएगी चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, चार्ज जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, E.dA, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो ही लिखेंगे, Q1 Q2 और Q3, ये है इसके अंदर चार्ज, ये दोनों है इससे बाहर के चार्ज। इसकी वैल्यू आ जाएगी +Q1 -Q2 +Q3। चार्ज एनक्लोज में क्या लिखा, सरफेस के अंदर के चार्ज, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से। तो ऐसा करके इस सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स है वो निकाला जाएगा। तो ये हो जाता है इस सरफेस पे होने वाला, इस सरफेस के से पास होता हुआ टोटल फ्लक्स है उसका आंसर। इधर पे जो E लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इसमें बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो अपने पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालू ना इस सरफेस, इस सरफेस से पास होता हुआ, वो आएगा इस उस केस में इसके अंदर वाले चार्ज को पुट करके फिर आंसर निकलेगा। बट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर किसी पॉसिबल चार्ज कॉम्बिनेशन की वजह से होगा, जिसमें अंदर वाले चार्ज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाहर वाले चार्ज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, E1 प्लस दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे की वजह से, चौथे की वजह से और पांचवे की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कॉम्बिनेशन आ रही है वो इसके अंदर का हर कोई चार्ज है वो कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके अपने पास में नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका आंसर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे के सारे कंसिडर किए जाएंगे, और जो अपने पास में चार्ज एनक्लोज है, फॉर्मूला लिखने के लिए या आंसर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आंसर निकालना है तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा, और अगर चार्ज एनक्लोज से आंसर निकालना है तो सिर्फ एनक्लोज चार्ज लेना। ठीक है बेटा, ये है इस चीज का मतलब। तो इसके लिए लिख देते हैं हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस बट इन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स वी जस्ट राइट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। और इसके फॉर्मूला में सिर्फ कौन सा लिखते हैं, जो चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस है। अच्छा तो मेरे बच्चे, अब इसके बाद में करने वाले हैं गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, गॉस लॉ जो है बेसिक चीजें हैं सारी की सारी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करे हैं अभी। एग्जाम्पल देखो बेटा, पहला है अपने पास को, अपने को वेरीफाई करना है गॉस लॉ किसी चार्ज के लिए जो कि एक सिंगल चार्ज है उसके लिए। ठीक है, उसके अराउंड में एक स्फेरिकल सरफेस बना दी है, उसके लिए गॉस लॉ वेरीफाई करना है। वेरीफाई गॉस लॉ फॉर ए स्फेरिकल सरफेस हैज चार्ज Q at its center। वो एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ है, उसके लिए बेटा जो गॉस लॉ है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन। चलो तो भाई कर देते हैं वेरीफाई।
इस तरीके से बेटा एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको एक स्फीयर के अंदर में हमने रखा हुआ है। ये है कोई बेटा स्फीयर, ठीक है। एक ये स्फीयर है, जिस स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, इसके अंदर में एक चार्ज प्लस क्यू है। इसके लिए हमें गॉस लॉ है वो वेरीफाई करना है। चलो तो बेटा पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। लो तो भाई फ्लक्स निकालेंगे तो बेटा एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। स्फेरिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया वेक्टर है वो लिया जाएगा। स्मॉल एरिया वेक्टर है वो क्या होगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड, उस सरफेस से बाहर की तरफ लेना है ना, बाहर की तरफ ले लिया है इस तरीके से, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा भाई। तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी E.dA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्मॉल एरिया इंटू कोस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, कोस 0 अपने पास में हो जाता है 1। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DA। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। अब ये जो पॉइंट है जहां पे स्मॉल एरिया है, इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला है इस सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू DA। ठीक है भाई, K को लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और DA। इस पूरी सरफेस के लिए जो टोटल एरिया है, ठीक है, वेक्टर में नहीं, एरिया का मैग्नीट्यूड है उसको इंटीग्रेट करना है टोटल सरफेस के लिए। बेटा टोटल सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, सिंपल सी बात है। स्फेरिकल सरफेस है तो आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बन जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज था वो था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो फ्लक्स है वो आ चुका है, यही वेरीफाई करना था। तो हेंस गॉस लॉ इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से जो गॉस लॉ है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। साफ साफ नहीं दिख रहा था, वेब कैम मैंने ऑफ कर दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही सुगम चीज है जो हमने सीख ली है। क्लियर है बच्चे मेरे, ओके। चलो तो भाई बढ़िया तरीके से जो गॉस लॉ है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है, सिंपलिसिटी के साथ में इसमें वेरीफाई हो गया है, ठीक है। ऐसा ही अगर हमसे बोलता कि ऐसे ये वाला जो है इसके लिए गॉस लॉ वेरीफाई करना है तो इसके लिए भी वेरीफाई कर सकते थे। इसके अंदर में कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं था, बेटा इससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो भी कितना आया 0, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए भी गॉस लॉ है वेरीफाई किया जा सकता था। पर चलो इसके बाद में एक सीरीज ऑफ एग्जांपल्स कर रहा हूं, एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की कुछ सीरीज है एक टाइप से, ठीक है बेटा। इसमें अपने पास में कुछ अलग टाइप के और कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उन सब टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए एक थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, तो वहीं से हम चीजें हैं वो स्टार्ट करने वाले। ओके तो चलो तो वही कर देते हैं शुरू, ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं एक साथ कनेक्टेड हैं। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, एक क्यूब बना रहा हूं उससे आज से पास होता हुआ फ्लक्स निकालना है, एंड ऑल्सो फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब, क्यूब में जितने भी फेस है उन सब से भी पास होता हुआ फ्लक्स है वो निकालना है। क्वेश्चन है उसका डायग्राम है भाई इस तरीके से, तो वही ये इसके अंदर में हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, और ये क्यूब है, क्यूब की वही साइड मान लेता हूं मैं ये है, ठीक है। ए है इस क्यूब की साइड, तो क्यूब की हर कोई साइड सेम है, ए ही ए ही ए ही ए ही ए ही। अगर बेटा अपने पास में ये पूछा जाए फ्लक्स थ्रू क्यूब, सिंपल सी बात है, क्यूब के अंदर में जितना भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल आंसर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
टोटल क्यूब से पास होता हुआ फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया है। अच्छा, इस क्यूब में देखो अपने पास में जितनी भी साइड है उन सबसे पास होता हुआ फ्लक्स है वो निकालना है। तो जो चार्ज है वो बेटा बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, ठीक है। तो मिड में रखा है तो बेटा हर तरफ से बराबर फील्ड लाइंस पास होंगी। अगर ऐसा होता, इस चार्ज को यहां पे रखा हुआ होता, फिर हमसे पूछ सकते हैं हर फेस से पास होता हुआ फ्लक्स, नहीं बता पाते, ठीक है। बट अगर हमने इसको मिड में रखा है तो उस केस में बता सकते हैं कि भाई हर किसी फेस से या हर किसी साइड से बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा, क्योंकि बराबर नंबर ऑफ फील्ड लाइन से उससे पास हो रही है, ठीक है बेटा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। तो सेकंड है फ्लक्स मतलब कि क्यूब हैज 6 फेसेस, क्यूब के अंदर में 6 फेस हैं, तो एक फेस से पास होता हुआ जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, जो कि भाई बिल्कुल ही आसानी से अपना आंसर है बन चुका है। और अगर अलग अलग जगह पे होता, मतलब अलग जगह पे होता, फिर नहीं निकाल पाते, सिमेट्रिकल सिनेरियो का ही आंसर है, ठीक है। तो बेटा इसी सिनेरियो पे बेस्ड, इसी आंसर पे बेस्ड एक सिनेरियो बन जाता है, वो सिनेरियो और लिखते हैं। देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अब तक जितने भी एग्जाम में, हर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, सब कुछ एग्जाम में पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अपने लिए एग्जाम के लिए तो मुझे नहीं लगता है इंपॉर्टेंट बचा है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, पर भाई टेस्ट में जरूर आ सकता है, ठीक है। एक बेटा अपने पास में ऐसा है एक स्क्वायर का प्लेन, जिसकी साइड है ए, इसकी ये साइड है, इसके बेटा सेंटर जो है ना, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और वो सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर पे है। तो इस चार्ज की वजह से इसके अंदर से पास होता हुआ फ्लक्स बताना है। फाइंड आउट फ्लक्स पास थ्रू दिस स्क्वायर, इसके नीचे जो स्क्वायर रखा हुआ है उससे कितना सा फ्लक्स पास होगा, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से कितना सा फ्लक्स पास होगा इस नीचे रखे हुए स्क्वायर के अंदर से। तो बेटा ये सेम ही तो सिनेरियो बन गया है। अगर किसी चार्ज को मैंने बिल्कुल क्यूब के मिड पे रखा था, मतलब वो इस वाली सरफेस से कितना ऊपर था, a/2, तो इस सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स है वो निकालना है, बाकी सरफेसिस को हटा दिया है, तो अब इतना सा ही तो बचेगा। अब इससे पास होता हुआ फ्लक्स क्या हो जाएगा आंसर, इससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है उसका आंसर क्या हो जाता है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाता है इसका फाइनल आंसर, जो कि एक बढ़िया सा और उम्दा आंसर है, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल बढ़िया सही है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन इस तरीके से है, एग्जाम्पल एक अपने पास में बेटा इस तरीके से क्यूब है, ऐसे है क्यूब, ऐसे ये क्यूब रखी गई है, इस क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका है वैल्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, ये जो अपने पास में क्यूब बनी हुई है इस क्यूब से पास होता हुआ टोटल फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। चलो तो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा इसके लिए अपने पास में एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि इसके अंदर में कितना सा चार्ज का पोर्शन आ रहा है इस क्यूब के अंदर में, वो ही चीज अपने लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई अपने पास में कॉर्नर पे रखा हुआ रहता है कोई चार्ज, तो उसका बॉडी के अंदर में कितना सा शेयर है, यही चीज निकालनी है पहला काम। तो बेटा बेसिकली हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो चार्ज है ये कितना सा इस क्यूब के अंदर है। चलो बहुत बढ़िया चीज है, देखो तो भाई इसको बनाता हूं, ठीक है। ये अगर मैंने इधर पे बना दिया है, ठीक है, एक बार इसको, क्यूब है मैंने इसको बेटा यहां पे बना दिया है, ठीक है।
अगर मैं इसमें प्रॉपर क्यूब करूं कि इसमें कितनी सी क्यूब बनाऊं कि ये चार्ज है प्रॉपर इसके अंदर में आ सके, तो उस चीज के लिए देखो ड्राइंग है वो मैं बना रहा हूं। अगर मैंने इसमें 4 क्यूब बनाई है, ठीक है, अगर इसके अंदर में 4 क्यूब बनाई है, तो फिर भी ये वाला जो है वो अपने पास में आधे से फेस पे ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा जो क्यूब है वो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो भाई अपने पास में 4 और क्यूब है मैंने बना ली है। अगर मैं इसको इधर ले जाके रख दूं, इसके ऊपर ले जाके रख दूं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 क्यूब है वो बन चुकी हैं। और अब ये जो चार्ज है ये 8 क्यूबों के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब ये चार्ज है हर क्यूब के अंदर में इसका थोड़ा 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 पोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये 8 क्यूब्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब देखो ये जो चार्ज है कितने क्यूब्स के अंदर में है बेटा, टोटल मिला के 8 क्यूब्स के अंदर में है। तो इस क्यूब के अंदर में इसका शेयर, या इस जो सबसे पीछे वाली क्यूब है इसके अंदर में इसका कितना सा पोर्शन है, इसका मतलब है इसमें इसका 1/8 ऑफ पोर्शन है। कितना सा पोर्शन है इस क्यूब के अंदर में, 1/8 ऑफ पोर्शन। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड है यहाँ पे वो है भाई Q/8। इस क्यूब के अंदर में Q/8 है अपने पास में, तो जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्यूब से पास होता हुआ उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब से पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो बन जाता है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जो भी चीज कॉर्नर पे रखी होती है उसका बॉडी के अंदर में जो शेयर है वो 1/8 पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो चाहे याद भी रहे ये, ए कॉर्नर चार्ज हैज 1/8 ऑफ शेयर इन बॉडी। कॉर्नर पे रखा हुआ जो चार्ज है वो 1/8 पोर्शन है वो बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, बाकी सारा का सारा पोर्शन उसका अलग क्यूब्स में शेयर हो रहा होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब बेटा इसी पे बेस्ड एक नया क्वेश्चन है, वो देखो क्या है। एक अपने पास में ऐसी कोई प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस के कॉर्नर पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर सरफेस है जिसके कॉर्नर पे चार्ज है प्लस क्यू। इसमें हमें देखो क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इस सरफेस में से कितना सा फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें निकालनी है बेटा। चलो बहुत बढ़िया है। ऐसे है कोई सरफेस, ऐसे अगर मैं दिखाऊं, ऐसे है बेटा कोई सरफेस, उसके कॉर्नर पे हमने एक चार्ज रखा है, तो उसकी वजह से कितना सा फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो जो सरफेस है उसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, थिकनेस उसकी नहीं मान के चल रहे हैं। तो बेटा देखो इससे क्या होगा, इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से जा रही होंगी, इससे पास होती हुई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो तो इस प्लेन से पास ही नहीं हो रही है, वो तो बिल्कुल बाहर से जा रही है, तो उनकी वजह से तो कोई भी फील्ड लाइन से इसके अंदर से पास नहीं होगी, तो उनकी वजह से जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। जो इसमें से पास ही नहीं हो रही उनकी वजह से कितना हो जाएगा फ्लक्स, जीरो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वहां का एरिया वेक्टर है इससे परपेंडिकुलर, उनकी वजह से भी फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो कोई कॉर्नर पे है, कोई स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हो, तो उस स्क्वायर के अंदर से पास होता हुआ फ्लक्स है उसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो इधर पे जो फ्लक्स है वो जीरो है। ठीक है, एट सम ऑफ लाइंस डू नॉट पास थ्रू प्लेन, कुछ लाइंस है वो तो प्लेन से पास ही नहीं हो रही है। ठीक है, एंड द लाइंस पासिंग थ्रू
प्लेन, कुछ लाइन है जो प्लेन से पास हो रही है, मेक्स एंगल 90 डिग्री विद एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब है जो नहीं पास हो रही है उनकी वजह से फ्लक्स जीरो है, और जो पास हो रही है उनकी वजह से भी फ्लक्स जीरो है। तो नेट फ्लक्स जो है इसके पास होता हुआ उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जीरो आंसर आ जाएगा उसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सावधानी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। चल तो मेरे बेटे अब अगला जो क्वेश्चन है वो लिखता हूं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम यही चलेगा भाई। ये है इस क्वेश्चन का डायग्राम, जिसके क्यूब है, जिसके कॉर्नर पे एक चार्ज है, क्यूब रखा हुआ है। सबसे पहला हमें क्या करना है, फाइंड आउट नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। ये जो क्यूब है इससे पास होता हुआ नेट फ्लक्स निकालना है। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू फेस touching the charge through any face touching the charge। ऐसा फेस है कोई भी जिसके जो चार्ज को टच कर रहा है उसके अंदर से हमें फ्लक्स निकालना है। नंबर 3, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू एनी फेस डू नॉट टच द चार्ज। ऐसे किसी फेस से फ्लक्स निकालना है जो कि चार्ज को टच नहीं कर रहा है। चल तो मेरे बेटे निकाल देते हैं आंसर। इसका आंसर निकालना ही अपने लिए एक बड़ा टास्क है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। नेट फ्लक्स, इस क्यूब से पास होता हुआ जो नेट फ्लक्स है वो निकाल लेते हैं, फ्लक्स थ्रू क्यूब। पहली चीज का आंसर है बेटा, क्यूब के अंदर में इसका जो पोर्शन है शेयर का वो 1/8 है, तो उसका आंसर क्या आ जाता था, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है किसी भी ऐसे फेस से फ्लक्स जो इस चार्ज को टच कर रहा है। इस वाले फेस से फ्लक्स निकाल रहा हूं, इस फेस का नाम मैंने दे दिया है ए। ठीक है, इस फेस से निकाल लो, चाहे इस फेस से निकाल लो, चाहे ये जो टच करता हुआ ये वाला फेस है इससे निकाल लो। ठीक है, तीनों से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू सेम ही आ गई, तो ए से ही निकाल रहे हैं। ए वाला जो फेस है इससे पास होता हुआ फ्लक्स। चलो तो बेटा निकालते हैं, अपने लिए तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। देखो, अगर कोई चार्ज है बेटा किसी स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे ही रखा हुआ हो, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इस बारे में ये लिखा था, देखो जिस स्क्वायर के कॉर्नर पे ही चार्ज रखा है तो उससे पास होता हुआ फ्लक्स है उस चार्ज की वजह से कुछ भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या आ गया है, 0, क्योंकि ए वाला इसको टच कर रहा है तो इससे पास होता हुआ फ्लक्स है वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, इस सरफेस से, इससे और इससे पीछे वाली से, तीनों से पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो 0 रहेगा। अब ऐसे किसी फेस से फ्लक्स निकालना है जो कि इसको टच नहीं कर रहा है इस चार्ज को, जैसे कि ये मान लेते हैं। अब बेटा जो टोटल फ्लक्स है अपने पास में, टोटल जो सरफेस जो फेस थे वो टोटल कितने थे, 6 फेसिस थे। ठीक है भाई, 6 फेसिस थे। तो 6 फेसिस के अंदर में से 3 फेस तो ऐसे हो गए जिनसे पास होता हुआ फ्लक्स 0 ही है। बाकी 3 फेस हैं वो तीनों के तीनों इस चार्ज के लिए सिमेट्रिकल हैं, इस चार्ज के लिए तीनों फेस एक जैसे हैं, तो उन तीनों में फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस फ्लक्स को, इस सरफेस को अगर मैं बी बोलूं तो इससे पास होता हुआ फ्लक्स हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स। तो इसका आंसर आ जाता है Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, तो बी वाली जो सरफेस है उससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई है बेटा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो बहुत बढ़िया चीज है जो हमने सीख ली है।
इससे आगे अब इस पे बेस्ड थोड़े से अलग टाइप के थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो बेटा ये अपने पास में जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है। देखो इसमें क्या है, ए चार्ज q इज सराउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस कंटेनिंग एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h, इसके अंदर में एक कोन है h हाइट का, एंड ए बेस ऑफ रेडियस r, ठीक है, एंड ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, एक ऊपर हेमिस्फीयर है r रेडियस का, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द conical surface is nq upon 6 epsilon naught in SI unit, find the value of n, ठीक है। तो नीचे वाली जो सरफेस है ना कोन की, उस सरफेस से पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो है nq अपॉन 6 एप्सिलॉन। तो बेटा फ्लक्स इन्वर्टेड सरफेस है उससे पास होता हुआ अगर मैं फ्लक्स निकालूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी कि इन्वर्टेड फ्लक्स सरफेस के अंदर में कितना सा चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज है बिल्कुल बीच में रखा है, तो आधा ऊपर की सरफेस में आधा नीचे की सरफेस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ जाता है q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू क्या गिवन है nq अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो q से q कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, और ये अपने पास में बाकी बच गया है n बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6 बाई 2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपने पास में 3। लो भाई कर दिया इसका आंसर सोल्व, ठीक है। चलो तो और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, वो है भाई ये, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज 1000, इसी क्लोज सरफेस से जो नंबर ऑफ लाइंस बाहर आ रही हैं उसकी वैल्यू है 1000, और नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस वही किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है बेटा फ्लक्स को। तो यहां से पास होता हुआ जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या है 1000, उसके अंदर में रखा हुआ चार्ज निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 1000। चार्ज एनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी 1000 एप्सिलॉन नॉट, तो 10 की पावर 3 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो आंसर आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -9। सब कुछ ऐसे यूनिट्स में लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो तो भाई इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है ये, ठीक है, ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकुलम इज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डबल्ड बी रिड्यूस टू हाफ रिमेन्स द सेम। ऑप्शन है इनमें से बताना कौन सा आंसर सही होगा। बेटा अगर देखो 20 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा है किसी 10 सेंटीमीटर की रेडियस में, वही अगर रखा हो 20 माइक्रोकुलम किसी 20 सेंटीमीटर की रेडियस, बेटा इससे पास होता हुआ फ्लक्स और इससे पास होता हुआ फ्लक्स दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस है। फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके अलावा और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज है वो सेम ही है, ठीक है, रेडियस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन रिमेन्स द सेम। तो इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे। A sphere encloses an electric dipole within it। स्फीयर है जिसके अंदर में एक डाइपोल है, तो टोटल फ्लक्स बताना है स्फीयर से पास होते हुए कितना सा होगा। ठीक है बेटा, बता देंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका। कोई डाइपोल रखा है किसी स्फीयर के अंदर में, इसका मतलब है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर में चार्ज एनक्लोज है उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो इससे पास होता हुआ फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। बस और कोई दिक्कत वाली बात है ही ना, कितना सा आंसर है इसका। चलो तो भाई इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे। ये है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का ही पीवाईक्यू है, करते हैं इसका आंसर। ए होलो सिलेंडर है चार्ज q कूलम्स इन इट, इसके एक होलो सिलेंडर है जिसके अंदर में चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है।
इफ पाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद कर्व्ड सरफेस बी। जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाली सरफेस है, इसका नाम है बी, इससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है फाई। इस सरफेस का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, फाई। ठीक है। विद द प्लेन सरफेस ए, मतलब कि ये बताना द फ्लक्स लिंक विद प्लेन सरफेस ए यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। जो बेटा चार्ज रखा हुआ है ना, इसके बारे में और ये इंफॉर्मेशन भी है, ये अपने पास में बिल्कुल मिड में रखा हुआ है। वहां पे रखा हुआ है, बिल्कुल मिड में रखा हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। इससे पास होता हुआ जो बेटा नेट फ्लक्स होगा ना, इस पूरे सिलेंडर से पास होता हुआ, उसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर में 3 सरफेस है, ए, बी और सी, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए वाली सरफेस है और जो सी वाली सरफेस है, दोनों की दोनों एक जैसी ही है, ए वाली और सी वाली, क्योंकि दोनों सरफेस इस चार्ज से सिमेट्रिकल हैं, दोनों के अंदर से बराबर ही फ्लक्स ये क्रॉस करवा पाएगा। बी वाली सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू लिखी गई है फाई। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई को उधर ले गया हूं, इधर बच जाएगा 2 ऑफ फ्लक्स ऑफ ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ए से पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो बताना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 राइट में चला गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, जो कि पहले से ही था। तो सही आंसर आपको दिख गया होगा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत जैसी बात है ही ना, आंसर है प्रॉपर तरीके से निकाल लिया। ठीक है बेटा, चलो तो भाई इसके बाद करते हैं इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि देखो एडवांस का और नीट का क्वेश्चन कर चुके हैं तो जेईई मेंस कैसे पीछे रह जाएगा, उस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए बेटा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 2x आई कैप, एग्जिस्ट इन स्पेस, किसी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। एक क्यूब है जिसकी साइड है 2 मीटर, सारी क्यूब की साइड है वो 2 मीटर है, प्लेस्ड इन स्पेस, इस स्पेस के अंदर में रखी हुई है। तो इस क्यूब से पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो हमें बताना है। फ्लक्स आ जाएगा तो इसके अंदर में चार्ज एनक्लोज है वो पूछा जाता है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, देखो तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में एग्जिस्ट कर रहा है, मेरी लाइट ब्लिंक कर रही है, तो हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, मतलब कि इस तरफ है एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब है जो भी प्लेन इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के होंगे उनसे पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइंस उसी से तो पास होंगी जो प्लेन इससे परपेंडिकुलर रखा है, जो इसके पैरेलल प्लेन है उनसे पास होता हुआ फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो सरफेस का नाम लिख लेता हूं, 1 2 3 4, सामने वाली सरफेस 5, पीछे वाली सरफेस है वो 6। ले तो भाई सारी सरफेस है उनका नाम हमने रख लिया है। चलो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 5th वाली सरफेस है वो भाई ये है। ठीक है, ये सरफेस है 5th सरफेस, पीछे वाली जो सरफेस है वो है 6th सरफेस। ऐसे करके है अपने पास में सीनरी। तो बेटा जो भी सरफेस है जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो 1 और 3 इन दोनों में ही कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी सब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0। इस चीज को तो पहले ही लिख लेता हूं कि भाई फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2 4 5 6 मस्ट बी 0। इन दोनों सरफेसिस में से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ले तो भाई बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेट फ्लक्स पास होगा वो सिर्फ किससे पास होगा बेटा, फर्स्ट सरफेस से और थर्ड सरफेस से। पहली सरफेस से पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो निकाल रहा हूं, पहली सरफेस के कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि प्लेन सरफेस है ई डॉट ए ही यूज कर लेंगे। पहली सरफेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2x आई कैप, आई कैप मतलब कि प्लस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा भाई,
बाहर की तरफ होगा इस सरफेस का एरिया वेक्टर, तो इसका जो एरिया है उसकी जो कि क्यूब है उसकी साइड 2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री। और बेटा इस पूरी सरफेस के लिए जो x है उसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4, और कोस 180 होता है माइनस, तो क्या आंसर आ जाता है -16। ठीक है भाई, फर्स्ट सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स है वो क्या है -16। ठीक है, थर्ड सरफेस है उससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। थर्ड सरफेस है भाई ये, इससे जो पास होता हुआ फ्लक्स है वो निकालना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही क्या है 2 इंटू एक्स आई डायरेक्शन में, तो 2 इंटू एक्स। इस सरफेस का एरिया है 4, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर है इस थर्ड वाली सरफेस का, तो कोस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और इस पूरी सरफेस के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या है भाई 2 और 2 4, तो 2 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या आंसर आ जाता है 32। नेट फ्लक्स है वो निकालेंगे तो सबका सम कर देंगे, -16 प्लस 32, बाकी सबका तो 0 ही है। क्या आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसे यूनिट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाता है भाई 16 बन जाता है बेटा इसका जो फाइनल आंसर है वो। बस इतना सा इस चीज का आंसर। ठीक है बेटा, चलो भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज रेडियली आउटवर्ड एंड वेरीड विद डिस्टेंस r एज E इज इक्वल टू 250 r। रेडियली आउटवर्ड है मतलब कि रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा यूनिट्स में गिवन है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, वोल्ट पर स्क्वायर मीटर। ठीक भाई, हाँ हाँ, 250 के साथ में आना था, आर के साथ में एक और यूनिट लगानी थी, वो थोड़ी गलती कर गए। कैलकुलेट द चार्ज कंटेन इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन है बेटा यहाँ पे, ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहा है, ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहा है भाई हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में, ऐसे करते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर में हमने एक स्फीयर रख दिया है, इस स्फीयर से पास होता हुआ जो फ्लक्स है वो निकालना है। अब इस स्फीयर के अंदर में कितना सा चार्ज होगा फिर वो निकाल। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 0.2 मीटर। ठीक है, स्फीयर की रेडियस है, रेडियल डिस्टेंस है स्मॉल r ही लिख लेते हैं, क्योंकि स्मॉल r का पहले भी तो यूज हो रखा है स्मॉल r। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने इसको लिख लिया है। अब इससे पास होता हुआ पहले तो निकालेंगे नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स है उसको लिख देंगे E डॉट डी ए, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि कर्व्ड सरफेस है। तो इधर पे मैं एक छोटा सा एरिया वेक्टर बना रहा हूं, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, डी ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू डी ए इंटू कोस, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है 0, तो ये आ जाएगा E इंटू डी ए। अब बेटा इस रेडियस पे यहां पे पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 250 इंटू आर। तो अगर स्फीयर के लिए जो आर है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू है 0.2 मीटर के रेडियस का स्फीयर है, तो 250 इंटू 0.2, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा तो हो गया। इंटू डी ए, और क्लोज इंटीग्रल था तो क्लोज लगाना भूल गया था, तो 250 इंटू 0.2 करूंगा तो आ जाएगा 50 इंटू डी ए। इस सरफेस का डीए है, डीए स्मॉल एरिया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 50, और इसका टोटल एरिया क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 50 इंटू 4 इंटू पाई, इसकी जो रेडियस है वो क्या है भाई 0.2,
0.2 का स्क्वायर, एस यूनिट्स में ही है ना, मीटर में ही है। तो ये हो चुका है 50 इंटू 4 200 इंटू पाई इंटू 4/100। 0 से 0 कैंसिल आउट। 8 पाई फ्लक्स है, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा 8 पाई। हमें क्या निकालना है चार्ज एनक्लोज। फ्लक्स है उसको क्या लिख सकते हैं चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो आ गई है 8 पाई। चार्ज एनक्लोज है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 पाई एप्सिलॉन नोट। तो 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 2/9 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ये आ जाएगा चार्ज का आंसर। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंगली आंसर को टिक कर देंगे। तो ये था बेटा अपने पास में जो फ्लक्स था उसके बारे में। इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं भाई फ्लक्स की एप्लीकेशंस क्या है वो सब। ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीजें जो भी थी और सारी की सारी चीजें हमने कर ली हैं। अगर फिर भी कोई यहाँ क्वेश्चन बचता है तो उसको आगे जाके कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। ठीक है मेरे बच्चे, चलो भाई बहुत बढ़िया।